गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सीपी तथा सीवी में ऊष्मागतिक संबंध स्थापित किया था और हमने ये बताया, सिद्ध किया कि दोनों का अंदर जो रिलेशन है सीपी और सीवी वो क्या है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। समीकरण 42 में हमने ये सिद्ध किया था। और यहाँ पर हमने पिछली बार को बताया ये जो पद है समीकरण 39, कौन सा समीकरण 39, इस समीकरण 39 के अंदर जो ये पद है कौन सा वाला, इस कोष्टक में दूसरा वाला पद, स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, ये क्या कि आसानी से नहीं मापा जा सकता है, ठीक है ना, आसानी से नहीं मापा जा सकता, आसानी से कोई मेजरेबल कोई क्वांटिटी नहीं है जिससे कोरिलेट किया जाए, इसको प्रयोग के द्वारा ही निकाला जा सकता है। और जो प्रयोग है वह कहलाता है जूल का प्रयोग, ठीक है, और उसके द्वारा कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो इसको हमने बताया था, आगे हम लेंगे। तो इसी पद को निकालने के लिए हम लेते हैं जूल का प्रयोग। तो ये हम देख चुके हैं, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, और स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम देख चुके हैं। इसके लिए हमने जो है इक्वेशन निकाली थी कि डी क्यू वी इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है, या डेल्टा ई इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं जूल का नियम। मूल उद्देश्य क्या है हमारा मूल उद्देश्य क्या है इसके अंदर, कि स्थिर ताप पर, उद्देश्य क्या हमारा, स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मापन। और इसका जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, इन्फ्रेंस निकलता है, उसको हम जूल का नियम कहते हैं। तो इसको लेने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा ई उसके आयतन v तथा ताप t का फलन है, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू फंक्शन ऑफ v एंड t। और यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा का मान निकालने के लिए या यथातथ अवकल डी का मान निकालने के लिए हम इसका आंशिक अवकलन पद्धति के द्वारा समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पर डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू क्या हो गया, डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डी ई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर डी वी, ठीक है। एक बार स्थिर आयतन पर जो है ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा निकाल ली, और दूसरे पद में स्थिर ताप के ऊपर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा निकाल ली, दोनों को योग कर लिया, तो ये आया है डी इक्वल टू अब यहाँ पर स्थिर आयतन पर ताप परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर सी वी इंटू डी टी, प्लस दूसरा पद है ये डी ई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। अब जैसा हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो पहला पद है, ये जो पहला पद है, या यहाँ पर ये जो कोष्टक की राशि है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं कि स्थिर आयतन पर ताप परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, ये इसको हम सी वी कह रहे हैं, इसके डेटा हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो पद है, इस पद के अंदर ये जो पद है स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, इसको डायरेक्ट मेजरेबल क्वांटिटी से हम कोरिलेट नहीं कर सकते, यानी आसानी से इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका मान प्रयोगों के द्वारा निकालने की कोशिश की, किसने निकालने की कोशिश की, जूल ने, और इसके निष्कर्ष के आधार पर जूल का नियम प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर क्या नियम है, यहाँ पर कि ये प्रयोग क्या है यहाँ पर कि ऊर्जा तंत्र की महत्वपूर्ण राशि है, अतः इसका मान प्रायोगिक रूप से ज्ञात करना भी महत्वपूर्ण है। समीकरण 47 में प्रथम पद में ताप में वृद्धि पर सीवी में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, इसका प्रायोगिक मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा पद आयतन के परिवर्तन से हुए ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। गैसों के लिए इसका मान ज्ञात करने के लिए जूल ने एक प्रायोगिक विधि दी जो निम्न प्रकार है। यहाँ पर उपकरण देख रहे हैं, इस उपकरण में क्या दिख रहा है हमको कि ये तो हो गया थर्मामीटर, ये हो गया विलोडक, ये आपका जो है पात्र है। इस पात्र में क्या है कि जो ऊष्मारोधी होता है, ये ऊष्मारोधी होती है, ना तो अंदर ऊष्मा आ सकती है ना जा सकती है, और इसमें ताप परिवर्तन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। विलोडक हो गया। और यहाँ पर ये जो ए जो पात्र है, इस ए पात्र में गैस, आदर्श गैस भरी हुई है, जिसका दाब जो है 20 वायुमंडलीय दाब बताया है। और यहाँ पर ये जो बीच में है ये है नोजल, इसके द्वारा गैस जो है बल्ब बी में प्रवेश करती। और जो बी बल्ब है ये खाली का मतलब इसका अंदर निर्वात है, निर्वात का मतलब इसका अंदर P बराबर 0 है। यहाँ पर P बराबर 20 वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। और प्रयोग में क्या है कि एक बार स्थिर ताप हो जाता है, उसके बाद में बल्ब को खोला जाता है। इसको हम यहाँ विस्तार से देख रहे हैं
कि यहाँ क्या बताया कि जूल उपकरण चित्र 1.6 में दिखाया गया है। उपकरण में दो बल्ब ए बी है जो एक स्टॉप कॉक द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों बल्ब एक जल स्थिर तापी यानी वाटर थर्मोस्टेट में रखे हैं। स्थिर तापी में एक विलोडक एस तथा एक सुग्राही थर्मामीटर टी लगा हुआ है। जैसे आपको बताया पहले कि यहाँ पर जो है ये थर्मामीटर हो गया और ये एस विलोडक हो गया। ठीक है। प्रयोग के प्रारंभ में बल्ब ए में गैस भरी हुई है तथा बी खाली है। इस अवस्था में स्थिर तापी को प्रेक्षित ताप माना कि टी है। अब इस स्टॉप कॉक को खोला जाता है तथा गैस का बल्ब बी में प्रसार होता है और गैस दोनों बल्बों में समान रूप से बढ़ जाती है। जूल के अनुसार प्रारंभिक ताप व प्रयोग के बाद ताप समान पाया जाता है। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि ये जो तथ्य यहाँ बताया गया है, प्रारंभिक ताप प्रयोग के बाद ताप समान पाया जाता है, वास्तव में अत्यंत सुग्राही उपकरण यदि हो तो उस केस के अंदर ताप स्थिर नहीं रहता है, ताप में परिवर्तन आता है। ये चीज़ बताई थॉमसन ने। और सिद्धांत ये है कि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, अर्थात यदि किसी भी वास्तविक गैस को निर्वात में प्रसारित करेंगे तो सिद्धांततः है उसके ताप में कमी होनी चाहिए। लेकिन जूल के प्रयोग में ऐसा कि भाई ज़्यादा सुग्राही उपकरण न हो और सेंसिटिव ज़्यादा ना हो तो स्थिर ताप बताया है। तो हम फिलहाल जूल के प्रयोग की बात कर रहे हैं जिसका अंदर क्या बताया कि प्रारंभिक ताप व प्रयोग के बाद ताप समान पाया जाता है। ऊष्मागति के अनुसार बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है। जैसा बता रहे हैं बी में निर्वात है। चूंकि बल्ब बी में निर्वात है इस प्रक्रम में गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ता। हम पहले देख चुके हैं कि निर्वात में गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है फैलने के लिए, प्रसारित होने के लिए, अर्थात W बराबर 0। चूंकि जल का ताप स्थिर रहता है अर्थात dt बराबर 0, ताप में परिवर्तन बराबर 0। अतः यह कहा जा सकता है कि तंत्र यानी बल्ब ए तथा बल्ब बी एवं परिपार्श्विक जल में ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ है, अर्थात Q का मान जो है 0 हो गया। अब यहाँ पर ऊष्मागति प्रथम नियम लगाते हैं, डेल E इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चूंकि W इक्वल टू 0 किया गया कार्य 0 है, अवशोषित ऊष्मा जो है या ऊष्मा परिवर्तन 0 है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल E ये भी 0 होगा। इस प्रयोग में चूंकि डेल E बराबर 0 तथा dt बराबर 0, अतः समीकरण 46(1) से 46 फर्स्ट से, अतः 46(1) से हम क्या कर रहे हैं कि डेल ई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी बराबर 0। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि जैसा आपको बताया कि ये 47 के अंदर स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन यानी डी ई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी ये बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि डी ई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी ये भी 0 होगा। चूंकि अब दोनों का गुणा 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब चूंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है इसलिए dv बराबर 0 नहीं हो सकता। आयतन परिवर्तन तो हो ही रहा है, ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो दूसरी राशि है de बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t, इसका मान 0 होना चाहिए। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए, यह महत्वपूर्ण बात है। क्या यहाँ समतापी प्रसार वर्ड यूज किया गया है, समतापी प्रसार, लेकिन यहाँ पर ये प्रसार समतापी न होगा, कौन सा है, रुद्धोष्म, क्योंकि ताप परिवर्तन नहीं हो। यहाँ पर जो है ऊष्मा न तो आ रही है न जा रही है ना, न तो परिपार्श्विक से ग्रहण की जा रही है न परिपार्श्विक को दी जा रही है, स्थिर है। तो यह यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा ई में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इस प्रयोग का निष्कर्ष निकलता है। अतः जूल के नियम के अनुसार क्या नियम दिया जूल ने इस निष्कर्ष से कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन होती है, अर्थात E इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। यही जूल का नियम कहलाता है। और आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप को पर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होता है, या डी ई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू 0। ये 48 इक्वेशन में 48 हम बताते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जूल का नियम समीकरण 48 केवल आदर्श गैसों के लिए ही वैलिड है। क्यों? क्योंकि वास्तविक गैसों के लिए जो है इसका मान 0 नहीं होता, इसका मान धनात्मक होता है। वास्तविक गैसों के लिए जो ये फलन है, ये जो राशि है स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, यह धनात्मक होता है, अर्थात डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये जो पद है
डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, यानी स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, इसको आंतरिक दाब कहते हैं। अतः आदर्श गैस का आंतरिक दाब शून्य होता है। वास्तविक गैसों के लिए डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी ज्ञात करने के लिए जूल गुणांक को परिभाषित किया गया है और इसको बताया गया है इस प्रकार से, डी टी ए बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट इक्वल टू म्यू जे। तो यहाँ पर ये जो आंतरिक दाब जो बताया गया है, यहाँ पर ये जो आंतरिक दाब जो बताया गया है, तो यहाँ पर जो आंतरिक दाब बताया गया है, आंतरिक दाब का मतलब क्या है कि जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच में उपस्थित अंतराकर्षण बल, और ठोस और द्रव के लिए अंतराकर्षण बल का मान जो है अत्यंत अधिक होता है। इसलिए हम केवल गैस की बात करते हैं। गैस में दो प्रकार की गैस, हमने प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर जो है फिजिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है आदर्श गैस में, कि आदर्श गैस के जो समीकरण है पी वी इक्वल टू आर टी, इसमें हमने अभिग्रहित लिया है, पोस्टुलेट लिया है, माना है कि आदर्श गैस के अणु के बीच में अंतराकर्षण बल का मान शून्य होता है। लेकिन वास्तव में अगर वह आकर्षण बल का मान शून्य होता तो किसी भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है, अगर प्रत्येक गैस को द्रवित किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि जो आदर्श परिकल्पना है कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में अंतराकर्षण बल शून्य होता है, वो तो ठीक है, लेकिन परिस्थिति कभी भी आदर्श नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे उपस्थित गैसें हैं उनके बीच में किसी भी परिस्थिति में शून्य केल्विन को छोड़कर गैस के अणुओं के बीच में अंतराकर्षण बल का मान शून्य कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जो यहाँ पर ये जो पद है, स्थिर ताप के ऊपर आंतरिक आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि ठोस तथा द्रव तंत्रों के लिए जूल का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि स्थिर ताप पर ठोस तथा द्रव के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। परंतु इस गुण का उपयोग ही इन तंत्रों की स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात करने में सहायक है। और समीकरण 47 का स्थिर ताप यानी डी टी बराबर 0 पर समाकलन करने पर हम जो है यह मान निकाल सकते हैं कि डी समाकलन E1 टू E2 डी इक्वल टू समाकलन V2 लिमिट डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। यहाँ पर चूंकि V1 तथा V2 में अंतर कम है, अतः इस आयतन परास में स्थिर ताप पर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को स्थिर माना जा सकता है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? ठोस तथा द्रव के लिए। तो आयतन परिवर्तन बहुत कम होता है, क्योंकि V1 तथा V2 में अंतर कम है। इस प्रकार डी एट इसका मान जो E1 से E2 के बीच में डी का मान इंटू ये आपके कांस्टेंट मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसको अगर स्थिर मान रहे हैं तो ये कांस्टेंट मान के इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो अब कांस्टेंट मान लिया, अब इसको जो हम समाकलन करके इसका मान निकालते हैं तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा का मान E2 माइनस E1, ये कांस्टेंट एज इट इज बाहर रख दिया, आयतन परिवर्तन V2 माइनस V1। तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन बराबर क्या हो गया? स्थिर ताप के ऊपर डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी, ठीक है। और इसको जो है ये समीकरण हम इसको 53 कह रहे हैं। तो इस समीकरण 53 द्वारा ठोस तथा द्रव तंत्रों के लिए डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि ठोस तथा द्रवों के लिए डी वी का मान बहुत कम होता है, यानी आयतन परिवर्तन अत्यल्प होता है, नगण्य होता है, अतः इसे शून्य भी माना जा सकता है। यद्यपि डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी का मान बहुत उच्च होता है, परंतु इन दोनों का गुणनफल शून्य होता है। अर्थात अगर गुणनफल शून्य है, इसका नाम डी डेल ई इक्वल टू शून्य होगा। इस प्रकार ठोस तथा द्रवों की आंतरिक ऊर्जा को भी ताप का फलन माना जा सकता है, जो कि जूल के नियम के अनुरूप है, ठीक है। अब आपको क्या बताया कि वास्तव में इस प्रयोग के अंदर सिद्धांततः ताप में कमी आनी चाहिए थी। ताप में कमी क्यों आनी चाहिए थी? कि जब किसी गैस को निर्वात में प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस के अणुओं के बीच में दूरी बढ़ती है और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में
गतिज ऊर्जा में कमी आती है। और गतिज ऊर्जा में जब दूरी बढ़ती है तो इसके लिए जो ऊर्जा है, फैलने के लिए जो ऊर्जा है, वह उसको गतिज ऊर्जा के द्वारा, गतिज ऊर्जा में से ऊर्जा अवशोषित होती है। और जब गतिज ऊर्जा से ऊर्जा अवशोषित होती है तो उस केस में गैस के अणुओं की गति कम होती है और तापमान कम होता है। ये इसका वास्तविक जो है इसका सिद्धांत है, या इसकी प्रायोगिक व्याख्या है। तो जूल के प्रयोग में निश्चित तौर पर ताप में कमी होनी चाहिए थी, लेकिन वह सुग्राही उपकरण ना होने के कारण से उसको हम कंसिडर नहीं कर पाए। जब थॉमसन के साथ मिलकर जूल ने प्रयोग किया तो इस चीज़ को पाया कि जब किसी गैस का, किसी उच्च दाब वाली गैस का निम्न दाब में प्रसरण होता है या निर्वात में प्रसरण होता है तो उसके ताप में कमी आती है, और इस ताप में कमी को शीतलन प्रभाव कहते हैं। इसको हम जूल थॉमसन प्रभाव भी कहते हैं। इसको हम विस्तार से अगली क्लास में पढ़ते हैं।